तो सीएमए इंटर में जैसा कि अपन डिस्कशन कर रहे थे, टोटल 2 ग्रुप है आपके। 2 ग्रुप में सिर्फ 8 पेपर है। नहीं, सच में ज्यादा पेपर नहीं है, आप समझना इस चीज को। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर और सेकंड ग्रुप में भी 4 पेपर, तो दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट ग्रुप में इतने इजी इजी सब्जेक्ट, पहला पेपर आपका लॉ का ही पेपर होगा, जिसका सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद अकाउंट्स है, उसके बाद टैक्स का पेपर होगा, फिर कॉस्टिंग। छोटे छोटे सिलेबस है टैक्स को छोड़ करके। हाँ, टैक्स का थोड़ा सा लेंदी रहता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला के थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है। फिर आपके इसी तरह सेकंड मॉड्यूल के पेपर है। तो फर्स्ट मॉड्यूल में जो लॉ का पेपर है, उसमें आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। पेपर नंबर 5। अब आप बोलोगे सर पेपर नंबर 5 कैसे? तो 4 तो फाउंडेशन में देके आ गए ना, तो ये 5th पेपर है। तो इंटर का फर्स्ट, बट वैसे पूरे सीएमए कोर्स का 5th नंबर पेपर, ठीक है? क्योंकि आपकी मॉड्यूल पे लिखा आएगा पेपर नंबर 5, फिर आप सोचोगे कि 4 कहां गए, तो वो 4 की जो स्टेज थी वो आप कवर करके आ चुके हो। तो हर्षिता सिलेबस देख लो आप, कितना प्यारा सिलेबस है। लास्ट वाले लोग ध्यान से देखना, जो फाउंडेशन में पढ़ा था ना वो एज इट इज दोबारा आएगा, कम्युनिकेशन को छोड़ के। और कम्युनिकेशन तो इजी थी सर, मॉड्यूल के एंड वाले क्वेश्चंस भी करके गए हो, बॉडी लैंग्वेज हो गई, वही फिक्स था, वही आना है, ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। खैर, अब ध्यान दें, अब भी सिलेबस में आपको बता दूंगा पहले ही कि ये टॉपिक कवर कर लो सर, आपको 90% पेपर वहीं से मिलेगा। मैं 100 मार्क्स की तो देखो फाउंडेशन में भी नहीं बोला था, तो मैं अब भी नहीं बोल रहा। 90% पेपर में आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक है, ये स्टडी मटेरियल कवर कर लो, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो, 2 या 3 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के टेस्ट दे दो, आप बहुत अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाओगे। बिना विकेट के आप चेंज कर लोगे सर, जो इन दिनों हो रहा है। तो नेक्स्ट, पूरे सिलेबस की यदि बात करें तो अपना लॉ का पेपर 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 30% कॉमर्शियल लॉ होगा। अब कॉमर्शियल लॉ में भी अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, ये अपने फाउंडेशन में भी था। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, यहां थोड़ा सा 1 या 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। थोड़ा सा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, लोकसभा राज्यसभा, ये थोड़ा बहुत फाउंडेशन में भी था। तो ये चैप्टर, बस फर्क इतना है सर, फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे और अब डिस्क्रिप्टिव। तो अब आपको थोड़ा सा लिख करके भी देखना पड़ेगा। जितना पेन अभी चलाओगे ना सर, तो दिसंबर में जब आपके सीएमए इंटर के एग्जाम होंगे ना नेक्स्ट टाइम, उतना आपको कंफर्ट जोन में रहोगे आप। इंडियन आर्मी का एक स्लोगन है कि जो लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको ट्रेनिंग देते टाइम कहा जाता है कि जितना पसीना अभी बहाओगे तो युद्ध में खून कम बहेगा। समझते हो ना? तो ये जो ड्यूरेशन है, ये आपकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है। इसमें जितना पेन घिसाओगे, फाउंडेशन में तो क्या था, लिखना नहीं पड़ता, तो आप बुक को लेट करके भी पढ़ लेते, बैठ करके भी पढ़ लेते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टिक करना है। बट अब प्लीज जो भी टॉपिक लर्न करो, लिख करके देखना। हाँ, इट विल टेक टाइम, नो डाउट। अब आप बोलोगे सर 8 पेपर, 7 आवर्स क्लास होगी, जैसे यदि सुबह 8 बजे से क्लास होगी, अभी तो 10 बजे से है, लेकिन ये हमेशा टाइम ये नहीं रहेगा। जैसे 8 बजे से होगी तो लगभग 2 बजे तक, फिर घर भी जाओगे, 3 बजे दोबारा पढ़ने बैठोगे, फिर रात को समय से सोना है ताकि सुबह समय से उठ पाओ। तो लिख करके कितना लर्न करेंगे? तो जैसे जब हमने ये सीएस किया था, तो मैंने भी लिख लिख करके 2 चैप्टर में आपको मेहनत करनी, फिर अपने आप आदत बन जाती है। ये ध्यान रखना, और जितनी मेहनत करोगे तो डिफरेंट करोगे। तो पहला पार्ट आपका कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ में फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ का इंट्रोडक्शन है। सेकंड आपका अपना सबसे प्यारा
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 10 मार्क्स का दोबारा से आएगा। हाँ 10 मार्क्स का आएगा सर, और सेम एज इट इज फाउंडेशन वाला, वही नोट्स एज इट इज दोबारा पढ़ने आप, बस इतना सा डिफरेंस है सर। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़े थे और अब, और सब्जेक्टिव ऐसे नहीं आने वाले कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट ना, आपको एक केस स्टडी गिवन होगी कि मिस्टर ए हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट मिस्टर बी फॉर दिस पर्पज, उसमें आपको देखना है या तो ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस कहां से, यानी अप्लाइड क्वेश्चन आएगा। फिर आपको यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लिख दोगे, नहीं तो सर फिर प्रोविजन तो लिख के आओ, कम से कम आधे मार्क्स तो मिलेंगे। कंक्लूजन रॉन्ग भी है तो आधे मार्क्स तो, एक चीज बहुत अच्छी है, स्टेप मार्किंग रहेगी, पूरा क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा। चलो मान लो मैंने प्रोविजन सही लिख दिए थे कि लॉ में ऐसा है, बट मेरा कंक्लूजन गलत हो गया, कोई बात नहीं, आधे मार्क्स तो मिलेंगे। हाँ अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए बोलता हूं लिख करके देखना। और अब कोशिश करना थोड़े थोड़े सेक्शन के नंबर याद रखना। मुझे नहीं लगता फाउंडेशन में कोई क्वेश्चन सेक्शन नंबर का आया हो। हाँ आर्टिकल वाला आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल में अमेंडमेंट का, वो 368, वो एक अलग है, बाकी कोई सेक्शन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन नहीं आया ना। अब कोशिश करना सर कि थोड़े थोड़े सेक्शंस लर्न करना, वो मैं बता दूंगा कौन से करने, सारे नहीं करने। सेकंड आपका अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंप्लीट वही फाउंडेशन वाला। और तीसरा चैप्टर कौन सा है, सॉरी फोर्थ, एनआई एक्ट। एनआई एक्ट जितना फाउंडेशन में पढ़ा था ना, वो सिर्फ ट्रेलर था। अरे कितने, 5 पेज का तो सारा एक चैप्टर था, 2 पेज के एमसीक्यूज थे सर, ये थोड़ा सा लेंदी है। जैसे वो स्कैम 1992 वेब सीरीज है और उसी की एक मूवी है अभिषेक बच्चन जी की, तो उस मूवी में शायद 2-2.5 घंटे में और वेब सीरीज में शायद 5 या 6 घंटे में, बस ये यहां पर एनआई एक्ट, यानी सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ये टॉपिक वो थे सर जो आपने फाउंडेशन में गो थ्रू किए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सर ये आपने 12th क्लास में जरूर अकाउंट्स में पढ़ा होगा, और अकाउंट्स में आप दोबारा भी पढ़ लोगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये उसी का, उसी फैमिली का एक लॉ और बना है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर ये टोटल 6 यूनिट है और ये मिला करके सिर्फ 30 मार्क्स के आएंगे। और कंटेंट्स देख लो आप, फाउंडेशन वाला पूरा दोबारा से, और कुछ एक्स्ट्रा ही है, यानी जो वहां 100 मार्क्स का था उससे ज्यादा कंटेंट्स, लेकिन कितने मार्क्स का, 30। बट क्योंकि फाउंडेशन में ठीक ठाक पढ़ा हुआ तो दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड है लेबर लॉ, जिसको इंडस्ट्रियल लॉ बोलते हैं। हाँ ये आप अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ोगे। फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, पीएफ का नाम सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और कोड ऑन वेजेस, ये सिर्फ कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज कंपनीज एक्ट। हाँ कंपनीज एक्ट अकेला 40 मार्क्स का आएगा। कंपनीज एक्ट अकेला 40 मार्क्स का है। और लास्ट में जैसे फाउंडेशन में एक टॉपिक था ना अपना कम्युनिकेशन, वैसे एक यहां पर भी दे दिया छोटा सा, दैट इज बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सर एक टॉपिक आप इन दिनों देख रहे होंगे, एआई, ये नाम सुना होगा आपने, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे गूगल पे कुछ सर्च करो आप, कुछ भी जो आपको परचेज करना है सर्च करोगे ना, फिर आप अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करो या इंस्टाग्राम ओपन करो, उसके रिलेटेड उसी टाइम ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो लोग कैच कर लेते हैं कि इस व्यक्ति का यहां पर इंटरेस्ट है। तो फिर आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये ओनली आप यदि यूट्यूबर को गाना भी सुनोगे ना तो बीच में ब्रेक भी वही आएगा जो आपने कभी कोई पहले चीज सर्च की हुई।
सर दैट इज AI, but now it is going to be changed to EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी एक कदम आगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इन दिनों खूब चल रहा है। जैसे आप कोई राजनेता से देखिए, आप पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई एक राजनेता होता है, किसी भी पार्टी का हो, यदि वो राजस्थान में आएगा कोई रैली करने, प्रचार प्रसार करने, तो राजस्थानी पगड़ी बांध लेगा, राजस्थानी भाषा बोलनी नहीं आएगी, लेकिन एक दो लाइनें कोशिश करेगा ना, खम्मा घनीसा, ठीक। फिर वो यदि साउथ इंडिया में जाएगा तो वैसा ही ड्रेसअप, सेम कल्चर, ही विल ट्राई टू अडॉप्ट। यदि वो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो फिर वहीं की ड्रेस, पंजाब में जाएगा तो पंजाबी ड्रेस। ऐसा कोई राजनेता है ना? अरे होते हैं ना कुछ राजनेता। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस सर। वो पर्सन कनेक्ट हो रहा आपसे थ्रू योर कल्चर, थ्रू योर ट्रेडिशन। दैट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बिजनेस में भी जरूरी है। आप सीए में बन गए सर, कुछ स्टूडेंट्स जॉब करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स अपना खुद का कंसल्टेंसी भी सेटअप करेंगे कि सर मुझे तो जीएसटी कंसल्टेंसी में आना है। सर क्लाइंट कहां से लेके आओगे आप? ऑफिस खोल के तो बैठ गए, तो क्लाइंट कैसे आएगा? तो आप अपने ऑफिस से बाहर निकलोगे ना। अब क्लाइंट से कनेक्ट कैसे हो गया? तो आप सोशल गैदरिंग्स में जाओ। अब मान लो मेरा ऑफिस मुंबई में है, मैंने मुंबई से स्टार्ट किया, बट आई एम फ्रॉम राजस्थान। अब मुझे वहां का पर्सन क्यों काम देगा? तो मैं वहां की लैंग्वेज लर्न करूंगा, फिर वहां के लोगों से मिलूंगा, उन्हीं के फेस्टिवल्स, उन्हीं के कल्चर को अडोप्ट करेंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, तो उनको फेथ होगा। अपन सर कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले जो अपने लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो अपने साथ एसोसिएट होंगे ना। दैट इज इमोशनल कनेक्शन सर। और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इमोशंस को समझ सकता है सर, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड, जॉब के लिए चीजें जरूरी नहीं, बट जॉब में भी सर यदि फर्दर ग्रोथ करनी है तो आपको अच्छा लीडर वही होगा जो अपनी टीम की इमोशंस को समझ पाए। यदि मान लो आपकी जॉब बेंगलोर में लगती है तो आपको साउथ इंडियन कल्चर आएगा नहीं, लेकिन कोशिश करो कि आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहें। कल्चर अडोप्शन होना चाहिए। और अपने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था ना, इंटर कल्चरल एक टॉपिक था कि जब दो अलग अलग स्टेट का कल्चर डिफरेंट होता है, लेकिन आपको यदि ग्रोथ करना है तो ऐसा नहीं कि मेरा कल्चर ही सबसे अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है, और हमें अडोप्ट करके दोनों कल्चर्स को और अच्छा बनाना है। ये कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे अपन किसमें? इमोशनल इंटेलिजेंस। बट ये 10 मार्क्स का ही टॉपिक है, कोई सेक्शन नहीं, कोई रूल्स नहीं, ये सिंपल थ्योरी है, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में थी। बस बिजनेस कम्युनिकेशन लेंदी था, उसमें 11 यूनिट थी, इसमें इतना नहीं। तो आप कह सकते हैं कि सर टोटल 4 पार्ट्स हैं: कॉमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ जिसको लेबर लॉ भी बोलते हैं, कंपनी लॉ, और एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मत घबराओ, मैं आपको पहले कॉमर्शियल लॉ नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं दोबारा यदि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर दूंगा तो आप बोलोगे सर प्लीज, 4 दिन भी नहीं हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ाओ। अरे सैटरडे तक तो पढ़ ही रहे थे, संडे को सुबह भी पढ़ रहे थे 9:55 तक, 9:55 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। चलो कोई नहीं, तो वो नहीं स्टार्ट करेंगे, टोटली डिफरेंट टॉपिक, और वो स्टार्ट करेंगे अपन कंपनी लॉ से। ठीक है, 40 मार्क्स का टॉपिक है। और ये आपने यदि कवर कर लिया तो बाद में ये तो छोटे छोटे ये जो चैप्टर है ना, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, ये 2 या 3 क्लासेज के, यानी एक वीक में 2-2 चैप्टर हो जाएंगे। और ऊपर वाले तो आप पढ़ के आए ही हो। तो कॉमर्शियल लॉ अपन सबसे एंड में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट से सर। तो कंपनीज एक्ट के पॉइंट पे आना, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। तो कंपनीज एक्ट के में आपको कुछ भी आपको लिखना नहीं है, सारे आपको नोट्स मिलेंगे।
ठीक है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये कंपनी लॉ के ज्यादा नहीं है, कंपनी लॉ के नोट्स होंगे, ये आपको दे दिए जाएंगे, ये सॉफ्ट कॉपी मैं शेयर करवा दूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब सच सच बताओ सर, मैंने कंपनी लॉ स्टार्ट तो कर तो लिया, लेकिन मुझे तो ये ही नहीं पता कि कंपनी होती क्या है, तो आप समझा दोगे ना? ठीक है, मुझे पता है, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, लेकिन आप बताओगे नहीं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको नहीं आता हो, लेकिन आप बताओगे नहीं। क्यों? वो भारतीय संस्कार बीच में आ जाते हैं, क्योंकि आपको घर वालों ने यही समझाया ना कि बेटा कभी बड़ों के सामने मत बोलना। और सर मैं आपसे एज में तो बड़ा हूं, मानते हो ना, इसलिए आप मेरे सामने बोलोगे नहीं। बोलोगे नहीं तो आप मुझे आंसर नहीं बताओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है, सब आता है सर आपको। चलो सर एक बात बता दो आप, ऐसा बिजनेस जिसका एक ही जना मालिक हो, सिंगल पर्सन ओनरशिप, तो आप कहेंगे सर दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक वो बिजनेस फॉर्मेट है जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप एक ही व्यक्ति के पास। अच्छा हुआ तो वो एंजॉय करेगा, मतलब प्रॉफिट हुआ, और लॉस हो गया तो बेचारा वही भुगते। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने का सबसे पुराना फॉर्मेट। थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालना, कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? नहीं, जैसे एक मिनट आपको यहां, चलो आप मुझे नहीं बहुत बताओगे, मैं एक और टॉपिक लिख देता हूं। यदि ऐसा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके दो या दो से ज्यादा ओनर हो, पार्टनरशिप, ठीक है मैं लिख देता हूं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म। कितने पार्टनर होते हैं? मिनिमम तो दो होंगे, बिल्कुल, दो से कम तो क्या पार्टनर, मैक्सिमम, मैक्सिमम 50। देखो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम दो पार्टनर हो सकते हैं, और मैक्सिमम, एक बार सुनो तो सही, पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कहोगे ना ये बात? अरे बताओगे ये तो कि सिर्फ पार्टनरशिप पर इंडियन, तो फिर बताओ ना सोलो प्रोप्राइटरशिप पर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। इसलिए बोलते हैं बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब चलो मैं बैंक में जाता हूं और बोलता हूं कि सर मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्लीज मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर दो। बैंक वाला पैन कार्ड लेगा, सोल प्रोप्राइटर का पैन, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का पैन कार्ड होता ही नहीं। और यदि पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन है और उसका अलग से पैन कार्ड बनता है, क्योंकि मिनिमम दो पार्टनर होंगे। तो बेटा ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होती है, और फिर आप पैन कार्ड बनवा सकते हो। और सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनरशिप होती है, जितना लॉस हुआ अकेले का, प्रॉफिट हुआ और पार्टनरशिप में यदि लॉस हो जाए तो पार्टनर शेयर कर लेंगे। और यदि मान लो पार्टनरशिप में बिजनेस करते 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 भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि लायबिलिटीज तो इतनी हो गई और एसेट्स इतनी, यानी पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी, बिल्कुल मानते हो इस बात को? तो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को सेल करो, बट लायबिलिटीज तो पहाड़ बन के खड़ी हुई है। पूरी लायबिलिटीज का पेमेंट पार्टनरशिप फर्म के एसेट से नहीं हो पाएगा ना? अरे नहीं हो पाएगा ना? बिल्कुल मैडम आपने सही बोला कि वो पार्टनर्स अपनी तरफ से पर्सनली पे करें। सुन लो आप, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि आप इसमें वो बिजनेस नहीं कर सकते जिसमें रिस्क हो। चलो मान लो आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया और लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर लिया और नहीं हुआ बिजनेस सक्सेसफुल, सर खुद की एसेट्स बेचनी पड़ जाती, खुद का मकान, ज्वेलरी, खुद का इंडिविजुअल बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है उस बिजनेस का कर्जा उतारते उतारते। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट ये है कि इजी टू स्टार्ट,
बिकॉज नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप फर्म भी को रजिस्टर्ड होनी कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में अपन पढ़ेंगे आगे, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है सर। सबसे इजी है सर, या तो पार्टनरशिप बना लो 2 जने हो तो, और अकेले हो तो सोल प्रोप्राइटर। लेकिन नुकसान देखो ना आप, लॉस हो गया तो, और पता होता है क्या, बिजनेस में एक बार लॉस हुआ मन में क्या आती है, चलो अब मैं थोड़ा सा और लोन लेकर के स्टार्ट करता हूं, अब की बार अच्छा चलेगा, मैं लॉस भी कवर कर लूंगा और प्रॉफिट कमा। और बोझ उठाते हैं, फिर और बोझ उठाते हैं। ड्रीम 11 में 2 टीम बनाई, नहीं बनी, अब की बार बड़ी अमाउंट की टीम बनाऊंगा ताकि पहले वाला लॉस भी कवर कर लूं, और वो ड्रीम कभी पूरा नहीं होता। हाँ, लेकिन ड्रीम 11 ऐप जिसकी है उसका तो ड्रीम पूरा हो रहा है, और वो पहले ही बोलता है कि इस ऐप को यूज मत करो क्योंकि आपको इसकी आदत लग सकती है। लेकिन लिखा तो ये उस सिगरेट वाले बॉक्स में भी होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, लेकिन पीते ही हैं, क्योंकि वो रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ और है। लिखा तो उस पर भी होता है कि ये टोबैको से कैंसर हो सकता है, लेकिन जुबा केसरी होनी चाहिए। और जब 3-4 बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, शाहरुख खान साहब, अजय देवगन साहब, अक्षय कुमार साहब भी आजकल, मैं भी तो आपके साथ ही, वो भी, तो लिखा तो उस पर भी है कि ये भी हार्मफुल है। तो वो ड्रीम 11 ऐप भी यही बोलती है। यही बिजनेस में होता है सर, इससे बचना है ना आपको। सर सुनो ध्यान से, यदि आपको इससे बचना है कि यार बिजनेस में यदि लॉस हो जाए तो मेरी पर्सनल एसेट में आंच ना आए, तो आप पार्टनरशिप मत बनाओ। नहीं सर, फिर आप है ना कंपनी बना करके बिजनेस करो। सर कितने डिफॉल्टर्स लोग हैं, आज अनिल अंबानी जी की हर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, लेकिन पर्सनल एसेट कुछ नहीं हुआ। कितने लोग बैंक से लोन लिया, नहीं रिपे किया, ठीक है उनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेल हो गई, पर जिस मकान में रहते हैं ना वो सेफ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी बना करके बिजनेस किया। और आपको भी कल सीएमए बनने के बाद अपने क्लाइंट को यही एडवाइस देना है कि स्टार्ट बिजनेस विद कंपनी। हाँ, यदि आपका बिजनेस ऐसा उसमें रिस्क नहीं है, आप कैश में बिजनेस करते हो सर, पैसा आएगा तो ही सामान देंगे, पार्टनरशिप बेस्ट है। लेकिन सर यदि और बिजनेस में बिना रिस्क के सर आप ग्रोथ नहीं कर, रिस्क लेनी पड़ेगी एक स्टेज के बाद। हमेशा कंजर्वेटिव सोच से ग्रोथ नहीं हो सकती। यदि धीरू भाई अंबानी जी ये चाहते कि मुझे बस गारमेंट का ही बिजनेस करना है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप का पहला बिजनेस कपड़े का बिजनेस था, वो केमिकल में या टेलीकॉम में नहीं आते, तो रिलायंस इतना बड़ा एम्पायर नहीं बन पाता। उन्होंने रिस्क ली ना। 1985 में अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिकली इश्यू किए। 1985 सोचिए, उस वक्त सर सेबी 1992 में बनाए, तो उसके हम 1992 मूवी देखते हो, वो सेबी का बर्थडे है मान लो, क्योंकि हर्षद मेहता नहीं होते तो सेबी एग्जिस्टेंस में नहीं आता। क्योंकि मैं हर्षद मेहता को सच में सर कॉम्प्लीमेंट देता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि उसने सिस्टम की कमियों को सामने लेके आया कि देखो आपके सिस्टम में ये कुछ कमियां हैं जहां पर लोग मिसयूज कर सकते हैं। पता सर, एक गलत इंसान बहुत सी फ्यूचर की गलतियों को रोक जाता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बता के जाता है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया है क्योंकि आपकी सिस्टम की कमजोरी है। तब सेबी बना सर, 30 जनवरी 1992 को सेबी गठित हुआ। बाद में उसने जैसे किया तो पकड़ा भी गया। और 1985 में तो रिलायंस अपने शेयर्स पब्लिकली इश्यू हो चुका था। और आपको पता एक वर्ड सुना होगा आपने, ओवर सब्सक्रिप्शन, मींस जितने शेयर्स इश्यू करने उससे ज्यादा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी सर जिसका इश्यू ओवर सब्सक्राइब हुआ, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ था। और जब उनकी पहली एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग यानी शेयर होल्डर्स की मीटिंग, आप विश्वास नहीं करोगे सर, रिकॉर्ड है किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग स्टेडियम में हुई हो।
35,000 लोगों ने उसके शेयर खरीदे थे, 35,000 शेयर होल्डर। सर लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होते थे उस टाइम, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात में सर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें डीमैट अकाउंट नहीं है। अपने यहां तो अभी भी शेयर मार्केट को स्पेकुलेशन मानते हैं। आप कोई गुजराती से मिलो, वो शायद स्टूडेंट भी होगा, तो बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन छोटे मोटे शेयर्स तो वो हर महीने अपनी पॉकेट मनी से 100 रुपए 200 रुपए बचा करके भी, चाहे उसको एक शेयर खरीदना पड़े छोटी कंपनी का, दे आर हैबिचुअल टू इन्वेस्ट। पहली मीटिंग स्टेडियम में, मुंबई नहीं, वानखेड़े नहीं, क्रॉस मैदान स्टेडियम में पहली जनरल मीटिंग। और तब के बाद उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के साथ साथ अदर सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट किया। और आज रिलायंस, शायद ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जिसमें नहीं है। 2005 में आकर के 2005 तक रिलायंस एक था, दोनों भाइयों में थोड़े डिस्प्यूट हुए, तब इनका बंटवारा हुआ था, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। तो डीमर्जर के अकॉर्डिंग टेलीकॉम सेक्टर जो था वो अनिल अंबानी जी के हिस्से आया, बाकी जो केमिकल सेक्टर था वो मुकेश अंबानी जी के हिस्से आया। इनके एग्रीमेंट के मुताबिक 10 साल तक एक दूसरे भाई का कंपटीशन नहीं करेगा। तो जियो 2016 में लॉन्च हुआ, क्योंकि उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग टेलीकॉम अनिल अंबानी जी का, जब तक वो काम कर रहा है तो बड़े भाई उनका कंपटीशन नहीं। लेकिन वो कंपनी धीरे धीरे फैली है। ये खैर मैं आगे जब शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ूंगा तो डिटेल में बताऊंगा, बट बता रहा हूं आज वो अनिल अंबानी जी की हर कंपनी इंसॉल्वेंट है, बैंक का खूब कर्जा है, लेकिन पर्सनल एसेट एक भी नहीं। और यहां दोनों का बिजनेस मैनेजमेंट भी है। एक वो बिजनेसमैन है जो अपने घर से ऑफिस शायद हेलीकॉप्टर से जाता है, और एक वो था जो कार से जाता था। कार से जाने वाला आज सस्टेन कर रहा है। अनिल अंबानी जी के शौक बहुत बड़े थे, इसलिए तो कंपनियां डूब गई। अब घर से ऑफिस आना, गाड़ी से नहीं, बोला जाम लगता है, मुंबई में ट्रैफिक तो है ही, तो अपने घर पे भी हेलीपैड, ऑफिस में भी हेलीपैड, बाय एयर। तो देख लो आप, एयर में गया। और मुकेश जी थोड़ा संभल के चले तो आज ठीक ठाक बिजनेस अंपायर लिए बैठे, और रिस्क भी ले रहे हैं बट कैलकुलेटेड। और रिलायंस का एक रूल हमेशा से रहा है, जिस भी मार्केट में जाओ पहले उस मार्केट को खत्म करो, फिर नए सिरे से स्टार्ट करो। जियो आया, बाकी गए। आइडिया और वोडाफोन दोनों अलग अलग थे, मर्ज हो गई। एक एयरसेल होता था, एक टाइगर था, एक एयरसेल था। वीडियोकॉन, यूनिनॉर, ये कई तो नाम ही नहीं सुने अपन ने। ये कई ऐसी मूवी थी जो रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। अब दो ही नाम है, एयरटेल, जियो। वोडाफोन आईसीयू में है, कोशिश कर रहा है। ये सब अपनी इस कंपनी लो में गो थ्रू करेंगे सर। तो कंपनी बनाने के, सुन लो प्लीज प्लीज, मैं ऐसी कंपनी लो में इतना इतना कंटेंट है सर, खूब सारे, और सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको हर टॉपिक में, रटवाऊंगा नहीं, मत कोशिश करना आप चाहिए। लास्ट में सुन लो यार, ठीक है। चलो मैं आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा, तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। तो कंपनी लो के इस डिवीजन को कल से अपन स्टार्ट करें। थैंक यू।